अक्सर ना जब भी किसी मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में बात होती है तो वहां एक तरह की सटीकता की उम्मीद रहती है। बिल्कुल, एकदम इंजीनियरिंग की तरह है ना। हाँ एकदम। मतलब अगर हड्डी टूट गई है तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस स्क्रीन की तरफ इशारा करता है और समस्या पकड़ में आ जाती है। सही कहा। टूटा है या नहीं टूटा है, सब कुछ एकदम साफ होता है। बिल्कुल। ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट परिदृश्य है, और मैं कहूंगी कि ये सुकून देने वाला भी होता है। क्योंकि इंसानी दिमाग चीजों को स्पष्ट रूप से देखना और श्रेणियों में बांटना पसंद करता है। हाँ। जब समस्या सामने दिखती है तो समाधान भी आसान लगता है। लेकिन जब बात इंसानी व्यवहार, संवाद और शारीरिक संकेतों की आती है तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल। इंसान एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य में कदम रखता है जो ईमानदारी से कहें तो बहुत ही धुंधला है। बहुत धुंधला। मतलब एक इंसान हंस रहा है, लेकिन क्या वो सच में खुश है या नर्वस है? कोई चुप है तो क्या वो ध्यान से सुन रहा है या बस बोर हो रहा है? ये डायग्नोस्टिक रूप से धुंधले पानी की बिल्कुल सटीक व्याख्या है। देखिए, इंसानी संकेत कभी भी इतने सीधे नहीं होते, क्योंकि उनके पीछे लाखों सालों का विकासवादी मनोविज्ञान, ये जिसे हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहते हैं, वो काम कर रही होती है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का आधार एक बेहद दिलचस्प इंटरव्यू है। हाँ, वो इंटरव्यू बहुत ही ज्ञानवर्धक था। बिल्कुल। इसमें एक बिहेवियरल इन्वेस्टिगेटर ने बॉडी लैंग्वेज और इंसानी व्यवहार के रहस्यों को खोला है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि करिश्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ इंसान जन्म लेता है। सही बात है। ये कोई जादुई गुण नहीं है, बल्कि ये एक सीखी जा सकने वाली भाषा है, संकेतों की एक पूरी छिपी हुई भाषा। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि सफलता के लिए सिर्फ बुक स्मार्ट होना, यानी डिग्रियां और किताबी ज्ञान होना काफी है। लेकिन ये विस्तृत विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि अगर इंसान के पास पीपल स्मार्ट्स नहीं है, लोगों को पढ़ने की कला नहीं है, तो वो बुद्धिमानी अक्सर किसी काम नहीं आती। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये चर्चा सिर्फ क्या करें और क्या न करें की एक सूची नहीं है। हाँ। यह इस बारे में है कि इंसान का दिमाग अवचेतन स्तर पर, यानी सबकॉन्शियस लेवल पर, बिना किसी जागरूकता के दूसरों के संकेतों को कैसे पढ़ता है। मतलब बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा होता है। बिल्कुल। जब दो लोग पहली बार मिलते हैं तो उनका दिमाग एक दूसरे का विश्लेषण कर रहा होता है। स्रोत सामग्री के अनुसार किसी भी व्यक्ति के बारे में 82% धारणा केवल 2 चीजों पर निर्भर करती है: आत्मीयता यानी वार्मथ और सक्षमता यानी कॉम्पिटेंस। 82%? हाँ, 82%। बाप रे। तो अगर इसे सरल भाषा में समझे तो आत्मीयता का मतलब है कि क्या इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है, और सक्षमता का अर्थ है कि क्या यह इंसान अपने इरादों को पूरा करने की ताकत रखता है। सही। विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो जब आदि मानव किसी अजनबी से मिलता था तो उसका दिमाग सबसे पहले ये पूछता था कि क्या ये व्यक्ति मुझे मारना चाहता है। अच्छा। ये आत्मीयता का परीक्षण है। अगर जवाब नहीं है तो अगला सवाल होता था, क्या इस व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सके या मेरी मदद कर सके। ये सक्षमता का परीक्षण है। ये तो बहुत तार्किक है। हाँ, और यहीं पर एक डेंजर जोन आता है। जो लोग बहुत स्टोइक दिखने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी भावनाओं को छुपाकर एक पत्थर जैसा चेहरा बना लेते हैं, वे इस डेंजर जोन में आते हैं। ऐसे लोगों में आत्मीयता और सक्षमता दोनों कम झलकती हैं, इसलिए उन पर कोई भरोसा नहीं करता। तो ऐसे लोग जो भावनाएं नहीं दिखाते वो भरोसेमंद नहीं लगते। बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति में सक्षमता बहुत अधिक है लेकिन आत्मीयता शून्य है तो लोग शक्की हो जाते हैं। हाँ। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति चतुर और ताकतवर तो है, लेकिन इसके इरादे खतरनाक हो सकते हैं। इसे मैं एक ऑडियो मिक्सर बोर्ड की तरह देखता हूँ। मतलब अगर कोई सक्षमता वाले स्लाइडर को फुल कर दे और आत्मीयता वाले स्लाइडर को पूरी तरह से म्यूट कर दे तो वो आवाज कानों को चुभने लगती है ना? अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। शुक्रिया। वो एक कठोर और मशीनी आवाज बन जाती है। दोनों स्लाइडर्स का सही बैलेंस ही असली करिश्मा है। एकदम। और जब ये स्पष्ट हो गया है कि आत्मीयता और सक्षमता का संतुलन जरूरी है, तो अगला सवाल ये उठता है कि इंसानी भावनाएं दूसरों को शारीरिक रूप से कैसे प्रभावित करती हैं। हाँ। क्या भावनाएं हवा में फैल सकती हैं?
इस संदर्भ में एक बहुत ही अजीब लेकिन वास्तविक पसीने के अध्ययन का जिक्र किया गया है। अरे हाँ, वो पसीने वाला अध्ययन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं समझ सकती हूँ। मतलब ये सच में हैरान करने वाला है कि इंसान का शरीर कैसे काम करता है। बिल्कुल। तो इस प्रयोग में शोधकर्ताओं ने 2 अलग-अलग समूहों के पसीने के नमूने लिए। पहले समूह के लोगों ने एक ट्रेडमिल पर दौड़कर पसीना बहाया था। ये सामान्य शारीरिक मेहनत का पसीना था। ठीक है। दूसरे समूह के लोगों ने पहली बार स्काई डाइविंग की थी और डर के मारे पसीना छोड़ा था। डर का पसीना। हाँ। इसके बाद कुछ अन्य लोगों को एमआरआई मशीन में लिटाकर उन्हें बिना बताए ये पसीना सूंघाया गया। बाप रे। और जब लोगों ने स्काई डाइविंग वाले पसीने को सूंघा तो उनके दिमाग का एमिगडाला, जो कि डर और खतरे को प्रोसेस करने वाला केंद्र है, वो तुरंत सक्रिय हो गया। तो इसका मतलब है कि इंसान सचमुच डर को सूंघ सकता है। हाँ, सचमुच। हम दूसरों की भावनाएं कैच करते हैं, बिल्कुल किसी संक्रामक वायरस की तरह। हाँ? और इसी से जुड़ा एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। कौन सा? स्रोत के अनुसार अगर कोई इंसान किसी हाई परफॉर्मर या बहुत अच्छा काम करने वाले व्यक्ति से 25 फीट की दूरी के भीतर बैठता है तो उसका खुद का प्रदर्शन 15% बढ़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वही इंसान किसी लो परफॉर्मर या नकारात्मक व्यक्ति के पास बैठता है तो उसका प्रदर्शन 30% तक गिर जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। मतलब नकारात्मक भावनाएं सकारात्मक भावनाओं की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा संक्रामक होती हैं। सही कहा। इस संक्रामकता का कारण ये है कि इंसानी दिमाग खतरों को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। नकारात्मकता एक खतरे का संकेत है, इसलिए दिमाग उस पर ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया देता है। समझ गया। और ये सिर्फ गंध या प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, चेहरे के भाव भी यही काम करते हैं। स्रोत में रेस्टिंग बॉदर्ड फेस का उल्लेख है, यानी शांत रहने पर भी चेहरे पर परेशानी के भाव होना। हाँ, अक्सर कुछ लोग हमेशा ऐसे दिखते हैं। बिल्कुल। जब किसी का मुंह नीचे की ओर झुका होता है तो अवचेतन रूप से वो उदासी का प्रसारण कर रहा होता है। अच्छा। और अगर आंखें बहुत चौड़ी खुली हैं तो वो डर या चिंता का संकेत देती हैं। सामने वाले का एमिगडाला इसे देखकर तुरंत अलर्ट हो जाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या इंसान इस नकारात्मक चक्र में फंसने के लिए मजबूर है? नहीं, और ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इस नकारात्मक चक्र को तोड़ सकते हैं। वो कैसे? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नकारात्मक चेहरे या संकेत को देखकर अपने दिमाग में उसे लेबल कर ले, जैसे मन ही मन कहना ये व्यक्ति डरा हुआ है या ये सिर्फ इसकी घबराहट है, तो उसका अपना एमिगडाला शांत हो जाता है। अरे वाह, बस नाम देने से? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भावना को शब्दों में ढालते ही दिमाग का तार्किक हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है और एमिगडाला के प्रभाव को कम कर देता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यवहारिक टूल है। बिल्कुल। तो नकारात्मक चक्र को रोकने के बाद अब ये समझना दिलचस्प होगा कि अपनी खुद की सक्षमता यानी कॉम्पिटेंस को जानबूझकर कैसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। विश्लेषण में इसके लिए 5 पावर क्यूज यानी शक्ति के 5 संकेत बताए गए हैं। तो पहला है द स्टीपल। इसका मतलब है हाथों की उंगलियों को मिलाकर एक त्रिकोण या मंदिर की चोटी जैसा आकार बनाना। हाँ, द स्टीपल सक्षमता का एक क्लासिक संकेत है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब लोग अपनी बाहों को छाती पर बांध लेते हैं तो वे अवचेतन रूप से खुद को बचा रहे होते हैं। हाँ, डिफेंसिव पोज। बिल्कुल। लेकिन जब उंगलियों को जोड़कर त्रिकोण बनाया जाता है तो शरीर खुला रहता है, जो रिलैक्स्ड पावर या शांत आत्मविश्वास दिखाता है। यह बताता है कि व्यक्ति को किसी आक्रमण का डर नहीं है। दूसरा संकेत मुद्रा से जुड़ा है। कंधे और कान के बीच की दूरी। हमेशा कान के निचले हिस्से और कंधे के बीच की दूरी को अधिकतम रखना चाहिए। इसके पीछे सीधा सा जीव विज्ञान है। अच्छा। जब कोई जानवर या इंसान घबराता है तो वो सबसे पहले अपनी गर्दन को बचाने के लिए कंधों को ऊपर सिकोड़ लेता है। इसे टर्टल इफेक्ट या कछुए की तरह सिकोड़ना कह सकते हैं। इसलिए खुले और नीचे की ओर झुके हुए कंधे दिमाग को ये संकेत देते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है। बहुत तार्किक है। और तीसरा संकेत है आई कांटेक्ट। हाँ। अक्सर लोगों को सिखाया जाता है कि बातचीत के दौरान लगातार आंखों में देखना चाहिए।
जो कि गलत है। हाँ, क्योंकि यह विश्लेषण बताता है कि 100% आई कांटेक्ट आक्रामक होता है। जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूर रहा हो या कोई अपने इलाके की रक्षा कर रहा हो। बिल्कुल सही। सही मात्रा 60 से 70% बताई गई है। हाँ। और एक बहुत ही सूक्ष्म टिप ये है कि जब कोई वाक्य खत्म हो रहा हो तो उस अंतिम शब्द पर सीधा आई कांटेक्ट करना शक्ति का प्रतीक है। एकदम। और चौथा संकेत है लोअर लिड फ्लेक्स। यह गहराई से ध्यान केंद्रित करने का संकेत है। जब कोई लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो आंख की निचली मांसपेशियां हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। बताइए। क्या निचली पलक को सिकोड़ना कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि व्यक्ति को बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ। या फिर वो सामने वाले की बात पर शक कर रहा है? मतलब क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लग सकता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर संदर्भ की अहमियत आती है। संदर्भ? हाँ, इसे सही संदर्भ और सही मात्रा में करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति किसी जटिल समस्या को सुलझाने की बात कर रहा है और सुनने वाला हल्की सी पलकें सिकुड़ता है तो वो इंटेंस फोकस का संकेत देता है। समझ गया। ये बताता है कि दिमाग पूरी तरह से बात को समझने में लगा है। लेकिन अगर इसे बेवजह या गलत समय पर किया जाए तो वो शक या अविश्वासी लगेगा। हाँ, तब तो लोग कहेंगे कि इसे चश्मे की जरूरत है। बिल्कुल। और पांचवां पावर क्यू आवाज से जुड़ा है, डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन, यानी वाक्य के अंत में आवाज का नीचे की ओर जाना। ये बहुत अहम है। अक्सर देखा जाता है कि लोग वाक्य के अंत में अपनी आवाज को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं जैसे वे कोई सवाल पूछ रहे हों या सामने वाले से अनुमति मांग रहे हों। जिसे अप टॉक कहते हैं। हाँ, अपना नाम या अपनी फीस बताते समय आवाज दृढ़ होनी चाहिए और वाक्य के अंत में नीचे जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का जिक्र किया गया है, जो अपनी बातों के अंत में आवाज को हमेशा नीचे ले जाते थे। बिल्कुल। जिससे उनका हर वाक्य एक सवाल के बजाय एक तथ्य लगता था। सक्षमता स्थापित करने के ये तरीके बेहद प्रभावी हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, बिना आत्मीयता के सक्षमता डरावनी लग सकती है। हाँ, लोग डर जाएंगे। तो ये आत्मीयता कैसे लाई जाए, इसके लिए भी 5 वार्मथ क्यूज बताए गए हैं। ठीक है। पहला है धीमी गति से 3 बार सिर हिलाना। शोध बताता है कि जब सुनने वाला व्यक्ति धीमी गति से 3 बार सिर हिलाता है तो बोलने वाला व्यक्ति औसतन 67% ज्यादा देर तक बोलता है। सच में 67%? हाँ। लेकिन अगर यही सिर बहुत तेजी से हिलाया जाए, हाँ, तो उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। तेज सिर हिलाने का मतलब अक्सर ये होता है कि हाँ मुझे पता है, अब चुप हो जाओ। सही कहा। गति में ही सारा रहस्य छिपा है। दूसरा आत्मीयता का संकेत है सिर झुकाना या हेड टिल्ट। जीव विज्ञान के अनुसार गर्दन के किनारे कैरोटिड धमनी होती है। जब कोई इंसान अपना सिर हल्का सा झुकाता है तो वो अवचेतन रूप से अपने सबसे कमजोर हिस्से को उजागर कर रहा होता है। अच्छा, वल्नरेबिलिटी दिखा रहा है। हाँ, ये विश्वास और सहानुभूति का सबसे आदिम संकेत है। इसीलिए अगर कोई बुरी खबर भी सुना रहा हो और हल्का सा सिर झुकाकर बात करे तो सुनने वाला व्यक्ति उसे बेहतर तरीके से स्वीकार कर पाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। तीसरा संकेत है सच्ची मुस्कान। जिसे दुशेन स्माइल कहते हैं। हाँ, जिसे विज्ञान की भाषा में दुशेन स्माइल कहते हैं। वो मुस्कान जो आंखों तक पहुंचे। डॉक्टर बारबरा वाइल्ड की एक स्टडी ये साबित करती है कि झूठी मुस्कान से देखने वाले के मूड पर कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर मुस्कान आंखों के कोनों तक नहीं पहुंच रही है तो इंसान का दिमाग उसे तुरंत एक धोखे के रूप में पकड़ लेता है। इंसान का दिमाग नकली चीजों को पहचानने में बहुत माहिर है। और चौथा संकेत है आगे की ओर झुकना या द लीन। महत्वपूर्ण बात सुनते या कहते समय थोड़ा आगे की ओर झुकना दिलचस्पी को दर्शाता है। तो अगर इसे रोजमर्रा के एक उदाहरण से समझें तो आगे झुकने का इस्तेमाल एक हाइलाइटर की तरह करना चाहिए। वो कैसे? अक्सर लोग नई किताब लाते हैं और हर लाइन को हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन अगर पूरी किताब को हाईलाइट कर दिया जाए तो कुछ भी खास नहीं रहता। बिल्कुल सही। इसी तरह अगर कोई इंसान बातचीत में पूरे समय आगे की तरफ झुका रहेगा तो उस मुद्रा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसे सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर या कोई गहरा राज साझा करते समय इस्तेमाल करना चाहिए। ये तुलना इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। शुक्रिया। और पांचवा आत्मीयता का संकेत है नॉन वर्बल ब्रिज बनाना। इसका मतलब है शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दूरी को पाटने की कोशिश करना। जैसे कि ये कॉफी या ड्रिंक ऑफर करने जैसा छोटा सा कदम हो सकता है, या बात करते हुए मेज पर हल्का सा हाथ आगे बढ़ाना।
ये अवचेतन रूप से ये संदेश देता है कि मैं इस रिश्ते में निवेश कर रहा हूँ। अरे वाह, तो अब तक तो शारीरिक संकेतों की बात हुई, लेकिन जब कोई बोलता है तो शब्दों का चुनाव करिश्मे को कैसे तय करता है? शब्दों का बहुत महत्व है। विश्लेषण के अनुसार किसी से मिलते ही ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि आप क्या करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लोग रट कर रखते हैं। बिल्कुल बोरिंग सवाल है। इसके बजाय ये पूछना चाहिए, क्या आजकल किसी दिलचस्प चीज पर काम कर रहे हैं? या इस साल का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? हाँ। ऐसे सवाल लोगों को अपनी पसंद की चीजों के बारे में बात करने का मौका देते हैं। हाँ, संवाद में लाइकेबिलिटी यानी लोकप्रिय होने का विज्ञान भी बहुत तार्किक है। लोकप्रिय लोग इसलिए लोकप्रिय नहीं होते क्योंकि वे रहस्यमयी होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे ज्यादा लोगों को पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब वे दूसरों को पसंद करते हैं? हाँ, वे दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। विश्लेषण में 3 जादुई वाक्यों का जिक्र किया गया है। मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तुम हमेशा बहुत, और पिछली बार जब हमारी बात हुई थी। ये वाक्य सामने वाले को ये विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें याद रखा गया है और उनका महत्व है। और यहीं पर रिचर्ड वाइजमैन की लक स्टडी का जिक्र आना बहुत जरूरी है। यह प्रयोग इंसान के नजरिए को समझने के लिए बहुत अद्भुत है। बिल्कुल। इस प्रयोग में लोगों को एक अखबार दिया गया और उसमें छपी तस्वीरें गिनने को कहा गया। जिन लोगों ने खुद को भाग्यशाली माना था, उन्होंने अखबार के दूसरे पन्ने पर छपा एक बड़ा सा विज्ञापन देख लिया, जिसमें लिखा था कि गिनना बंद कहें, कुल 42 तस्वीरें हैं। हाँ। लेकिन जिन लोगों ने खुद को अभागा माना था, वे तनाव में उस विज्ञापन को अनदेखा कर गए और अंत तक तस्वीरें गिनते रहे। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये स्पष्ट होता है कि भाग्य कोई जादू नहीं है। ये ध्यान केंद्रित करने के तरीके पर निर्भर करता है। तनावग्रस्त या खुद को अभागा मानने वाले लोगों का नजरिया टनल विजन वाला हो जाता है। वे सिर्फ समस्या पर ध्यान देते हैं, जबकि रिलैक्स्ड लोग अपने आसपास के अवसरों को देख पाते हैं। बिल्कुल। ये पूरी तरह से सेल्फ नैरेटिव या आत्मकथा पर निर्भर है। इंसान खुद को कैसे देखता है, एक हीरो के रूप में जो चुनौतियों का सामना करता है, एक हीलर के रूप में जो दूसरों की मदद करता है, या एक विक्टिम के रूप में जिसके साथ हमेशा बुराई होता है। रिश्तों के संदर्भ में एक और पहलू यह है कि दोस्त बनाना भी बिल्कुल डेटिंग की तरह ही है। लोगों को ऐसे साथी खोजने होते हैं जो उनके न्यूरल नेटवर्क और मूल्यों के साथ मेल खाते हों। सही कहा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात एम्बिवेलेंट रिश्तों के बारे में थी, यानी वो अनिश्चित रिश्ते जहां समझ नहीं आता है कि सामने वाला इंसान दोस्त है या दुश्मन। हाँ, ये बहुत थकाने वाला होता है। ये अनिश्चित रिश्ते पूरी तरह से जहरीले या टॉक्सिक रिश्तों से भी ज्यादा थकाऊ होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दिमाग के लिए अनिश्चितता सबसे बड़ी दुश्मन है। एक टॉक्सिक इंसान का व्यवहार अनुमानित होता है। हाँ, पता होता है कि वो बुरा है। बिल्कुल, दिमाग को पता होता है कि उससे बचना है, लेकिन एक अनिश्चित रिश्ते में दिमाग को लगातार ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि क्या ये व्यक्ति आज मेरी मदद करेगा या मुझे धोखा देगा। ये लगातार चलने वाला कॉग्निटिव लोड या दिमागी ऊर्जा का खर्च इंसान को अंदर से थका देता है। तो इंसान अपनी शारीरिक भाषा, अपने शब्दों और अपने रिश्तों को तो सुधार सकता है, लेकिन ये कैसे पता चले कि सामने वाला इंसान ईमानदार है या कोई खेल खेल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब हाथों के इशारों की बात आती है तो कुछ आंकड़े सच में आंखें खोलने वाले हैं। सबसे वायरल और लोकप्रिय टेड टॉक्स के विश्लेषण में पाया गया कि 18 मिनट के अंदर स्पीकर्स ने औसतन 465 हाथों के इशारे किए थे। 465। जबकि जो टॉक्स कम लोकप्रिय थीं, उनमें केवल 271 इशारे थे। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि इंसानी दिमाग शब्दों की तुलना में हाथों के इशारों पर 12.5 गुना ज्यादा भरोसा करता है। 12.5 गुना? हाँ, विकासवादी दौर में जब इंसान बोलना नहीं जानता था, तब वो दूसरों के हाथों को देखता था ये जानने के लिए कि कहीं उनके पास कोई हथियार तो नहीं है। हाथ इंसान के इरादे बताते हैं। बिल्कुल। और अगर इसमें विरोधाभास हो तो दिमाग उलझ जाता है। जैसे अगर कोई मुंह से 5 कहे लेकिन हाथ से सिर्फ 3 उंगलियां दिखाए, तो दिमाग के लिए इसे प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब झूठ पकड़ने की बात आती है तो आम इंसान इसमें बहुत खराब होते हैं। सच में? बिना ट्रेनिंग के इंसान की झूठ पकड़ने की सटीकता केवल 54% होती है, जो कि बस एक सिक्का उछालकर अंदाजा लगाने के बराबर है। मतलब 50-50। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग गलत संकेतों पर ध्यान देते हैं। तो फिर असली संकेत क्या है? पहला संकेत है बातों और हरकतों का मेल न खाना। जैसे कि? जैसे मुंह से बोलना कि हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया,
लेकिन उसी समय सिर ना में हिलाना। बिल्कुल। दूसरा संकेत है आवाज का अचानक धीमा हो जाना। और तीसरा है डिस्गस्ट, यानी घृणा का माइक्रो एक्सप्रेशन। अक्सर झूठ बोलते समय लोग हल्की सी नाक सिकोड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग खुद को अच्छा इंसान मानते हैं, और जब वे झूठ बोलते हैं तो अवचेतन रूप से उन्हें अपने ही झूठ से या खुद से एक पल के लिए घृणा महसूस होती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? अगर हाथ इतना कुछ बताते हैं तो झूठे लोग बोलते समय हाथों के इशारे कम क्यों कर देते हैं? हाँ, क्यों? इसका कारण कॉग्निटिव लोड है। झूठ बोलना दिमाग के लिए बहुत भारी काम है। दिमाग को एक झूठी कहानी गढ़नी पड़ती है, उसे याद रखना पड़ता है, और ये भी देखना पड़ता है कि सामने वाला उस पर विश्वास कर रहा है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में इतनी दिमागी ऊर्जा खर्च होती है कि शरीर के पास स्वाभाविक रूप से हाथों के इशारे करने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। इसलिए झूठ बोलते समय इंसान अक्सर स्थिर हो जाता है या उसके हाथ जम जाते हैं। अरे वाह! तो आज की इस विस्तृत चर्चा से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि करिश्मा सिर्फ किस्मत वालों को मिलने वाला कोई जन्मजात उपहार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आत्मीयता और सक्षमता का एक सचेत और विज्ञान पर आधारित संतुलन है। बोले गए शब्द, हाथों के इशारे, कंधे की स्थिति और पलकों का सिकुड़ना, ये सब लगातार दुनिया को एक कहानी सुना रहे हैं। इंसान बिना कुछ बोले भी हर सेकंड बहुत कुछ बोल रहा होता है। और इन 97 से ज्यादा संकेतों को समझकर कोई भी न सिर्फ खुद को अधिक प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है, बल्कि दुनिया को और लोगों के असली इरादों को भी कहीं ज्यादा स्पष्टता से पढ़ सकता है। ज्ञान ही वो एक्सरे मशीन है जो इस धुंधले परिदृश्य को साफ करती है। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले ना, मैं एक नए और गहरे विचार पर गौर करना चाहूंगा। जरा इस बारे में सोचिए, अगर भविष्य में दुनिया का हर इंसान बॉडी लैंग्वेज के इन सभी 97 संकेतों को पूरी तरह से सीख ले, फिर क्या होगा? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई बिल्कुल सही समय पर सिर झुका रहा हो, एकदम सटीक 60 से 70% आई कांटेक्ट कर रहा हो और बिल्कुल सही मात्रा में आगे की ओर झुक रहा हो, तो क्या मानव संवाद एक मशीनी एल्गोरिदम नहीं बन जाएगा? ये तो डरावना है। क्या तब असली इंसान होने की प्रामाणिकता, हमारी असलियत इस बात में नहीं छिप जाएगी कि हम कभी-कभी जानबूझकर अजीब या ऑकवर्ड व्यवहार करें ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि हम कोई प्रोग्राम किए गए रोबोट नहीं बल्कि खामियों वाले एक असली इंसान हैं? गहराई से सोचिएगा।